नमस्कार, मैं राहुल यादव और स्वागत आपका बुद्ध इंस्पायर्ड पर। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश हैं। पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं। मेरे ख्याल से गणित में उनकी डिग्री है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की लगता है कोई समस्या है कि कितना भी पढ़ा लिखा आदमी उसके अंदर आ जाए, जब मुंह खोलता है तो व्हाट्सएप इतिहास बताना शुरू कर देता है। भारत पे जब इस्लाम ने पहला हमला किया था, उस समय भारत की आबादी यानी उसके बाद भी सन 1100 तक भारत के अंदर हिंदुओं की आबादी 60 करोड़ थी, 60 करोड़। और 1947 में जब ये देश आजाद हुआ, उस समय हिंदुओं की आबादी रह गई थी मात्र 30 करोड़। आप मुझे बताइए, इन 800-900 वर्षों में हमारी आबादी बढ़नी चाहिए थी कि कम होनी चाहिए थी? कम हुई। हम 60 करोड़ से 30 करोड़ पे आ गए, यानी आबादी ही नहीं घटी, हमारी खेती के उत्पादन को भी कम कर दिया गया। ये आबादी जो कम हुई, आक्रांताओं ने ही मारा नहीं, बल्कि भूख से मरे, बीमारी से मरे, तमाम अन्य प्रकार की यातनाओं से मरे। विदेशी दास्ता ऐसे ही होती है। इस देश पे वही किया गया, इस देश पर अत्याचार किया गया, उसका शोषण किया गया। और जिस भारत में 300 वर्ष पहले आधी से कम आबादी खेती पे निर्भर करती थी, आधी से अधिक आबादी उद्योग धंधों में लिप्त थी, बड़े उद्योग नहीं, यहां पे कल कारखाने थे, लघु सीमांत और लघु और कुटीर उद्योगों का एक जाल फैला हुआ था। ये भारत की ताकत बनती थी। भारत को उत्पादक देश के रूप में, प्रोडक्शन के रूप में भारत का बेहतरीन उत्पादन दुनिया के मार्केट में छाता था। दुनिया का व्यापारी यहां आता था, यहां से लेके जाता था, यहां से व्यापारियों का काफला अपना सामान पहुंचाता था। क्या नहीं था भारत के पास? सब कुछ तो था। तो योगी जी हमारे कह रहे हैं कि 11वीं सदी में भारत की जनसंख्या 60 करोड़ थी। पहली बात तो ये देखना पड़ेगा कि 11वीं सदी में क्या भारत का नक्शा वैसा ही था जैसा आज है? 11वीं सदी में क्या कोई भारत जैसा विशाल देश था जिसका कोई एक ही राजा था, या फिर छोटे छोटे अलग अलग राजाओं में बटा हुआ ये देश था? चलिए मान लीजिए कि वो ये कह रहे हैं कि भारत उपमहाद्वीप, मैंने उसमें पाकिस्तान को भी जोड़ लिया, श्रीलंका को भी जोड़ लिया, नेपाल को भी जोड़ लिया, बांग्लादेश को भी जोड़ लिया, सब मिला जुला कर मान लीजिए वो कह रहे हैं कि 11वीं सदी में जनसंख्या 60 करोड़ थी। कहां से थी? किस किताब में लिखा है? जरा गूगल करके देखिए। किताबें तो बाद में देखिएगा, पहले गूगल करके देखिए। कई सारी इंटरनेशनल एजेंसीज ने उस जमाने में दुनिया की जनसंख्या कितनी थी ये बताने की कोशिश की है, और ये भी बताने की कोशिश की है कि इंडिया जो आज है उसकी जनसंख्या कितनी हो सकती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जनगणना जो है वो आधुनिक विश्व में शुरू हुई है, उस जमाने में जनगणना नहीं होती थी। तो पूरी दुनिया की जनसंख्या 11वीं सदी में 23 करोड़ के आसपास मिलती है। कहीं 22 करोड़ मिलती है, कहीं 25 करोड़ मिलती है, कुल मिला जुलाकर 23 करोड़ मिलती है, जिसमें अफ्रीका भी है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, जिसमें अमेरिका भी है, जिसमें यूरोप भी है, जिसमें मिडिल ईस्ट भी है, जिसमें चाइना भी है, रशिया भी है। यानी कि सारी दुनिया को मिलाकर कुल जनसंख्या जो मिलती है वो मिलती है 23 से 25 करोड़। अब हमारे योगी आदित्यनाथ जी को कहां से ये ज्ञान मिला कि 60 करोड़ जनसंख्या अकेले भारत में थी? ये समझना मुश्किल काम है। कहीं से व्हाट्सएप आ गया होगा, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय को बोलने से पहले सोचना चाहिए था। उससे भी बड़ी बात उन्होंने कर दी, और वो सही बात की, उसमें कहीं गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि 16वीं 17वीं शताब्दी में दुनिया में जितना व्यापार होता था उसका 25% व्यापार भारत से होता था। यानी विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा 25% था 16वीं 17वीं शताब्दी में, जो अब घट के मेरे ख्याल से 1 या 2% के आसपास रह गया। ये तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने।
लेकिन यहां उनको कोई याद दिला दे कि जिस पीरियड की वो बात कर रहे हैं वो तो मुगलों का पीरियड था। यानी जब मुगल इस देश के ऊपर शासन कर रहे थे तो दुनिया के व्यापार में 25% व्यापार की हिस्सेदारी हमारे भारत की थी, हिंदुस्तान की थी। अब आप सोचिए, मुगलों का तो आप इतिहास मिटाने पर लगे हुए हैं, आप तो अकबर को हत्यारा साबित कर रहे हैं। आपके यहाँ तो कंडीशन ये है कि एक प्रोफेसर ने राजस्थान में भाषण देते हुए कह दिया कि औरंगजेब जो था उसके समय में प्रोफेशन बहुत अच्छा था। अब वो इतिहास के प्रोफेसर हैं, पॉलिटिक्स के तो हैं नहीं, और एंटायर पॉलिटिकल साइंस के तो बिल्कुल नहीं हैं। तो इतिहास में जो लिखा है, इतिहास में जो तथ्य मिलते हैं उसके सहारे उन्होंने कहा कि औरंगजेब के समय में प्रशासन अच्छा था, ये उनका अपना विचार था। लेकिन उनके ऐसे लोग पीछे पड़े कि बेचारे को माफी मांगनी पड़ी, क्या करते, मरता क्या ना करता। ज्ञानी आदमी को भी अगर 10 मूर्ख घेर लें और बंदूक चलाने लगें, लाठी चलाने लगें, गालियां देने लगें, तो बेचारा कहेगा कि भैया तुम ही लोग सही हो, अपने रास्ते जाओ, मुझे अपने घर जाने दो। कौन बहस करेगा? कीचड़ से बहस करने का मतलब ये है कि आप पूरी तरह से कीचड़ से नहा के आएंगे। मैंने सुअर नहीं कहा, कीचड़ ही कहा। तो 25% हमारे व्यापार की हिस्सेदारी हमारी थी मुगलों के शासनकाल में। इसका क्या मतलब हुआ कि मुगलों के शासनकाल में हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी थी। भारत दुनिया के व्यापार का 25% व्यापार कर रहा था। उसके बाद आते हैं अंग्रेज, और अंग्रेजों के आने के बाद हमारा व्यापार घटता चला गया। उसके पहले के शासक आप देख लीजिए 12वीं 13वीं शताब्दी तक, तो ज्यादातर आपको हिंदू शासक दिखते हैं। उस समय भी इतना व्यापार नहीं था। तो क्या योगी जी जो दिन रात मुगलों का इतिहास मिटाने पर लगे हैं, मुगलों को विलेन साबित करने पर लगे हैं, या वो भारतीय जनता पार्टी जिसके लोग बीच बीच में औरंगजेब की कब्र तक उखाड़ने पर लगे हुए थे, उसकी कब्र जमींदोज करने की बात चल रही थी, अब वो लोग ये कहना चाहते हैं कि मुगलों के शासन में हमारे देश की स्थिति बहुत अच्छी थी। वैसे आर्थिक डेटा यही कहते हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले जब मुगल शासनकाल अपनी अच्छी कंडीशन में था, यानी कि आप कह सकते हैं कि बाबर से लेकर औरंगजेब तक, उसके बाद तो लगातार कमजोर शासक आते गए। कभी अफगान आकर लूट रहे हैं, कभी कोई आकर लूट रहा है, तमाम छिन्न भिन्न हो गया, छोटे छोटे राज्य रजवाड़े बन गए, दिन रात लड़ाइयां होने लगी, षड्यंत्र होता था। तो औरंगजेब के बाद का हाल तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन बाबर से लेकर औरंगजेब के जमाने का अगर इकोनॉमिक्स अगर आप देखेंगे तो फिर तो इतिहास भी यही कहता है कि फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली भारत की हालत कोई खराब नहीं थी, बेहतर थी, दुनिया के कई सारे मुल्कों से बहुत बेहतर थी। आज यूरोप इतना ज्यादा प्रगति कर गया है, हमारी ही लूट लूट कर हिंदुस्तान को लूटा, अफ्रीका को लूटा, जाने कहां कहां को लूटा, और आज यूरोप जो है बहुत प्रगति कर गया है। आप उसके कभी संग्रहालयों में जाकर देखें, म्यूजियम्स में जाकर देखें, जिसमें घुसने के लिए 2,500 हजार 5,000 हजार की फीस देनी पड़ती है, तो वहां अपना कुछ भी नहीं मिलता है। कुछ आपको मिडिल ईस्ट से लूटा हुआ मिल जाएगा, कुछ अफ्रीका से लूटा हुआ मिल जाएगा, कुछ हिंदुस्तान से लूटा हुआ मिल जाएगा। लेकिन अगर मुगलों के जमाने की बात करें तो यूरोप से बहुत अच्छी हमारी स्थिति थी। यूरोप के व्यापारी यहाँ आते थे, पुर्तगाल के और बाकी जगहों के व्यापारी यहाँ पर व्यापार करने आते थे। क्यों आते थे? क्योंकि यहाँ के मार्केट शानदार थी और यहाँ से चीजें खरीद खरीद कर अफ्रीका से लेकर यूरोप तक जाती थी, तो हमारी स्थिति तो बहुत अच्छी थी। लेकिन योगी जी ये तो बताएंगे कि 16वीं 17वीं शताब्दी में 25% व्यापार हो रहा था, और उसके भी खत्म होने का सारा दोष मुसलमानों के ऊपर डाल देंगे, जबकि उसके बाद अंग्रेजों का राज था। जो कुछ बर्बादी हुई वो अंग्रेजों के जमाने में हुई। और मेरी कभी समझ में नहीं आता है कि गुलाम तो हमें अंग्रेजों ने बनाया, लेकिन अंग्रेजों का इतिहास मिटाने की बात नहीं चलती है, अंग्रेजों के खिलाफ कोई बात करने की बात नहीं चलती है। चाहे योगी जी बात करें, चाहे मोदी जी बात करें, चाहे अमित शाह जी बात करें, चाहे कोई भी इनकी पार्टी का बात करे, इनको दिक्कत सिर्फ और सिर्फ मुगलों से होती है। लेकिन कभी कभी देखिए क्या होता है, गलती से वो चीज मुंह से निकल जाती है जो वो साबित कर देती है जो आप करना नहीं चाहते थे। तो जनसंख्या के मामले में तो योगी जी थोड़ा फिसल गए, 60 करोड़ बोल गए, जबकि दुनिया की जनसंख्या 11वीं शताब्दी में बमुश्किल 23 से 25 करोड़ थी। तो भारत की जनसंख्या किसी भी हालत में 5, 7, 8 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन 16वीं 17वीं शताब्दी में दुनिया के ट्रेड में भारत का हिस्सा 25% और उससे ज्यादा था। ये बात उन्होंने सही कही, और इस बहाने
ना चाहते हुए शायद वो कह गए कि मुगल काल में हमारा व्यापार और हमारी इकोनॉमी बहुत बेहतर थी, अंग्रेजों के आने के बाद वो बर्बाद हुई। अब गलती से वो कह तो गए हैं लेकिन मानेंगे थोड़ी, हमारा तो काम ही है जो कह गए हैं उसको एक्सप्लेन करना। तो आप बताइए 16वीं 17वीं शताब्दी की बात करके योगी जी मुगलों की तारीफ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कमेंट में जरूर बताएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।